Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about cell, the unit of life, part number 10. आज हम लोग भाग नंबर 10 के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है तो इसको आप लोग अच्छे से समझते चलिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वह सभी यूकैरियोटिक होते हैं। सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वेल डेवलप्ड होता है। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक जितने भी जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इस बैक्टीरिया के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जगह पे वहां पे और भी बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है आपको मैं बता दूं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रियम का काम होता है श्वसन में हेल्प करना और फूड को बनाना और एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करना। समझ में आ गया? अब आइए पहले हम लोग जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करता है और इसका खोज सबसे पहले कौन किया था। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले कोलिकर एक वैज्ञानिक थे। कोलिकर वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए थे। ओनली ये क्या किए थे? खोज किए थे। इसके बारे में वो डिफाइन नहीं किए थे। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कौन कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहे थे। कौन कौन? दो साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा, फ्लेमिंग एंड अल्टमान। फ्लेमिंग और अल्टमान दो ऐसे साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिए। ठीक है, इसके बाद से ये जो आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया नाम बाद में कौन दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बाद में दिया था बेंडा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सी बेंडा। सी बेंडा 1897 में सबसे पहले नेम दिए थे। ठीक है, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया था? सी बेंडा 1897 में। खोज कौन किया था? तो कोलिकर। और बायोप्लास्ट इसको कौन कहा था? तो फ्लेमिंग एंड अल्टमान, ये दो साइंटिस्ट थे। और माइटोकॉन्ड्रिया नेम कौन दिया था? तो सी बेंडा। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा ये हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान से समझ से चलिएगा। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका पूरा वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये दो लेयर इसमें आपको दिख रहा होगा। जो सबसे बाहरी लेयर आपको दिख रहा है, सबसे बाहरी जो अस्तर दिख रहा है, इस बाहरी अस्तर को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन, या इसी का एक और नाम होता है एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्ना का ये या आउटर मेम्ब्रेन का ये, बात एक ही हुआ। और अगर आप अंदर का अगर लेयर का नाम अगर देखेंगे तो अंदर वाले लेयर का नाम होता है इनर मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग कहते हैं इंटरना। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है। इस स्पेस को पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, याद रखिएगा। और इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो आगे चल के ये कुछ ऐसे इसमें उभार पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, ये कुछ उभार पाए जा रहे हैं। इसी उभार को सिस्टर्नी कहा जाता है। हिंदी में इसको शिखर कहा जाता है, सिस्टर्नी या शिखर। और इसमें कुछ आप ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इस डॉटेड स्ट्रक्चर को कहा जाता है राइबोसोम। और इस राइबोसोम के अंदर 70S का राइबोसोम पाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये डीएनए होता है जो एक चक्रीय होता है, यानी सिंगल साइक्लिक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद से ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, जो सिस्टर्नी अभी मैंने बताया है, इस सिस्टर्नी के ऊपर ऐसे पूरे में ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे दाने की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसको कहा जाता है ऑक्सीसोम, या इसी को F1 कड़ कहा जाता है, या F1 पोर्शन या F1 कड़ कह सकते हैं। और इसी के अंदर आप देखेंगे तो ये आरएनए भी प्रेजेंट होता है। ये पूरा भाग क्या होता है? तो मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का निर्माण किससे हुआ होता है? तो प्रोटीन से हुआ होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया में अगर उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, 2 लेयर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है, बाहर का लेयर होता है, उसको एक्सटर्ना या आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे। और एक अंदर का लेयर होता है जिसको इंटरना या इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है जिसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे। और इनर मेम्ब्रेन अगर आप देखेंगे तो ये आगे चल के कुछ ऐसे
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, एक उभार बनाता है। उस उभार को सिस्टर्नी या शिखर कहा जाता है। ये आगे की ओर जब बढ़ता है तो इस सिस्टर्नी या शिखर पे आप देखेंगे कुछ दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिज्म या F1 पोर्शन। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा और अंदर की ओर। तो और अंदर की ओर आएंगे तो इसमें कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसको राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम कितने होते हैं? 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद से और भी आप अंदर आएंगे तो इसमें कुछ ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है सिंगल, इसको RNA कह सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है मैट्रिक्स का होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो बहुत सारे DNA भी प्रेजेंट होते हैं जो कि एक चक्रीय यानी सिंगल साइक्लिक होते हैं। ये था एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं, हम लोग डीप थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि केवल जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये केवल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, नॉट प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता है, ओनली यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब यहां पर देखिएगा, एक जो कोशिका होता है ना, इंसान का कोशिका हो या पेड़ पौधों का कोशिका हो, एक सेल के अंदर नियर अबाउट 40 to 50 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मतलब कि एक कोशिका के अंदर 40 से 50 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए लीवर सेल का, मीन्स जो हमारा लीवर होता है, उस लीवर सेल के अंदर बच्चों याद रखिएगा, उस लीवर सेल के अंदर आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 500 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। हमारे लीवर के अंदर लगभग जो लीवर सेल होते हैं उनके अंदर 500 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यही वजह है कि हमारे लीवर के अंदर रीजेनरेशन भी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? फूड को बनाना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं फंक्शन के बारे में कि आखिर में ये काम क्या करता है। तो याद रखिएगा, काम क्या करता है। तो सबसे पहले इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने में हेल्प करता है। मीन्स हमारे सेल्स को सांस लेने में मदद करता है, मतलब कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। दूसरा आप देखेंगे, इट इज द पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल, यानी कि एक कोशिका का एक पावर ऑफ हाउस होता है और यहीं पे एनर्जी स्टोर होता है और एनर्जी को ये स्टोर करता है और समय आने पे ये ऊर्जा को बार बार हमारे बॉडी में देता रहता है। इन दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आप जो देख रहे हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP के रूप में जो ऊर्जा होता है वो इसमें संचित रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट है, इट इज सेमी ऑटोनोमस, ये सेमी ऑटोनोमस होता है। ठीक है, तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाद से आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत जल्दी आप लोगों के वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।